हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हेल्थ प्रमोशन, जो कि आपके एएनएम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के बारे में हम शुरू करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रिशन में क्या है। पोषण का आज से हमारे भोजन और उन समस्त क्रियाओं से है जिनके द्वारा भोजन का शारीरिक वृद्धि के रूप में प्रयोग होता है। पोषण का हमारे स्वस्थ रहने और रोगों से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पोषक तत्व शब्द का अभिप्राय प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि से है। इसका मतलब है कि पोषण जो होता है वो एक आपकी शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी तत्व होता है। आपके शरीर की वृद्धि जो होती है वो हेल्दी पोषण से होती है। अगर आप हेल्दी पोषण लेंगे, अच्छा खाना लेंगे, अच्छा सब कुछ लेंगे, तो आप अच्छे से आपकी बॉडी ग्रोथ होगी। और जितने भी ज़रूरी तत्व हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, ये सारे भी आपको पोषण से ही मिलते हैं, खाने से ही मिलते हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी पोषण मिलेगा, आपके सारे बॉडी के टिश्यू और आपके जो जितने भी फंक्शन हैं बॉडी के, वो अच्छे से काम करेंगे। और अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, आप ज़्यादा तला भुना खाएंगे, तो आपकी बॉडी को उतना स्वास्थ्य वाला पोषण नहीं मिल पाएगा। फिर आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। इसलिए आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही पोषण वाली खानी चाहिए। और स्पेशली जल मतलब पानी, वाटर भी आपको एकदम साफ़ शुद्ध पीना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा आपके शरीर में वाटर की ही मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ इन सिकनेस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की आपके हेल्थ के लिए, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रिशन लेना इतना ज़रूरी है कि जिससे कि आप अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, सिकनेस हो सकता है आपको। तो देखिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन चक्र में बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि, विकास तथा दैनिक ऊर्जा हेतु पोषण आवश्यक है। यह आवश्यकता बचपन एवं युवावस्था में अधिक होती है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए, मतलब आपके शरीर की वृद्धि के लिए और आपके दिमाग की वृद्धि के लिए, आपके ब्रेन की वृद्धि के लिए, और आपको डेली मर्रा के कार्य को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत भी आपको पोषण से ही मिलती है। बचपन से लेके बुढ़े होने तक आपको पोषण की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आपका विशिष्ट पोषण या रोग, अगर आप अपना नपा तुला भोजन नहीं करेंगे, आप अच्छे से अच्छा कंपनी का अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो कुपोषण हो सकता है, गलकंड रोग हो सकता है, आपको घेंगा रोग हो सकता है, रक्तलापता हो सकता है, एवं एनीमिया से बचाव के लिए पोषण की महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुपोषण आपको पता ही है, कुपोषण जो होता है वो आपका वीकनेस को कहते हैं, आपका शरीर की ग्रोथ नहीं होती है, उसको कुपोषण कहते हैं। ठीक है, आपके बॉडी के पार्ट्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, उसको कुपोषण कहते हैं। गलकंड आपके गले में पाया जाता है, घेंगा आपके गले में जो गोइटर वाला रोग होता है उसको कहते हैं, रक्तलापता बीपी को कहते हैं, और एनीमिया आपके शरीर में ब्लड की कमी होने को एनीमिया कहते हैं। अब है रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या है कि रोग प्रतिरोधकता आपकी बढ़ेगी, इम्यूनिटी। ठीक है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो किससे बढ़ेगी, वो भी आपकी पोषण से ही बढ़ेगी। अगर आप अच्छा पोषण लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आप अच्छा पोषण नहीं लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, फिर आपको जल्दी जल्दी बीमारियां लगेंगी, जल्दी जल्दी रोग लगेंगे। अब आगे देखिए, मातृ एवं शिशु तथा परिवार स्वास्थ्य। समाज के निर्बलतम वर्ग के स्वास्थ्य का पोषण से गहरा संबंध है। मातृ तथा शिशु मृत्यु दर की बढ़ती दरों के मूल में पोषण मुख्य उत्तरदायी है। जिस परिवार में पोषण समुचित एवं उपयुक्त होता है, उस परिवार का स्वास्थ्य स्तर उच्च होता है। ठीक है, मतलब कुपोषण का इतना महत्व है कि समाज में निर्बलता, मतलब आप अगर आप समाज वर्ग में स्वास्थ्य का पोषण से गहरा संबंध इसलिए है क्योंकि मातृ तथा शिशु मृत्यु दर की जो रेट बढ़े हुए हैं वो पोषण की वजह से भी बढ़े हुए हैं। क्योंकि आप अगर अच्छा पोषण नहीं लेते हैं, अच्छा खाना नहीं लेते हैं, तो आपकी जो घर में माताएं हैं, बहनें हैं, जो लेडीज़ हैं, वो वीक होती हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अगर उस समय पे प्रेग्नेंट हो जाएं तो उनके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है, जिसका सीधा सीधा असर उसके ब्रेन पर भी होता है। तो आपके परिवार में स्पेशली लेडीज़ को अच्छा पोषण लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। और आपके परिवार का स्वास्थ्य तब अच्छा रहेगा जब आपके घर की लेडीज़ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेडीज़ का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मतलब है कि एक अगर हेल्दी लेडी होगी तो वो अच्छे से काम करेगी, अच्छे साफ़ सफाई से खाना बनाएगी और अच्छे
हेल्दी बच्चे को जन्म देगी और उस बच्चे में जन्म से ही कोई विकार या कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि वो एक हेल्दी बेबी होगा। इसलिए माताओं और शिशुओं का परिवार में स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करते हैं हम, देखिए संक्रामक रोग की। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग मधुमेह, बीपी, कैंसर, हृदय रोगों के मूल में भी पोषण की प्रमुख भूमिका रहती है, जिसे असंक्रामक रोग कहते हैं। मधुमेह आपको पता है, डायबिटिक, बीपी, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हृदय रोगों के मूल में भी अगर आप को इस टाइप की कोई बीमारियां हैं और आपने पोषण अच्छा नहीं लिया तो ये बीमारियां आपको और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी बजाय सही होने के। तो असंक्रामक रोग हैं ये संक्रमण से नहीं फैलते हैं, ये खुद आपकी बॉडी पैदा करती है। ठीक है, असंक्रामक का मतलब है ये बाहर से आपको नहीं लगते हैं, ये आपकी बॉडी ही आपको पैदा करके देती है। और वो कब पैदा करके देती है? जब आपका पोषण आपके शरीर में आपकी बॉडी के अनुसार नहीं जाता है, तो आपको ये सारे रोग होने की शिकायत हो सकती है, जैसे मधुमेह, बीपी, कैंसर आदि रोग जो है आपके हो जाएंगे अगर आपका कुपोषण, आपका जो पोषण है वो अच्छा नहीं है तो। इसके बाद देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। सबके लिए स्वास्थ्य की लक्ष्य पूर्ति में प्राथमिक देखभाल के 8 महत्वपूर्ण घटकों में से एक पोषण भी है। आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है ना, जो आपके हॉस्पिटल में देखभाल की जाती है क्रिटिकल पेशेंट की, जो बहुत ही बीमार पेशेंट है उनकी जो देखभाल की जाती है, तो उनकी देखभाल में सबसे प्रमुख एक जो घटक है, 8 घटक हैं टोटल, 8 घटकों में सबसे प्रमुख घटक जो है वो पोषण है। मतलब आप अगर उसको मेडिसिन चला रहे हैं, दवाइयाँ चला रहे हैं, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसकी सर्जरी करा रहे हैं, तो आपको उसके पोषण का भी उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो जो है वो 100% उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू वहाँ पे रह पाएगा। ठीक है, इसके बाद इसेंशियल अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देखिए वृहद पोषक तत्व जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एंड लघु पोषक तत्व जिनको माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए वृहद पोषक तत्व को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड लघु पोषक तत्व को माइक्रो न्यूट्रिशन। आप देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो वृहद पोषक तत्व जो होते हैं ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, जो वृहद पोषक तत्व होते हैं इनसे आपको ऊर्जा मिलती है, जैसे आपका प्रोटीन है, जल है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब आपको क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, और इनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लघु पोषक तत्व इनकी आवश्यकता मानव शरीर को कम मात्रा में होती है, इसमें खनिज, लवण तत्व तथा विटामिन आते हैं। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं ये आपको प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपको खनिज, लवण और तत्व से मिलते हैं और विटामिन से मिलते हैं। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आपके शरीर को सबसे ज़्यादा होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी आपके शरीर को होती है, बट ज़्यादा देखा जाए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है। देखिए ये ग्राफ भी बना हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सब कैसे हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और खनिज तत्व और विटामिन्स, ठीक है, ये कैसे हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसमें जैसे हम ड्राई फ्रूट से लेते हैं, है ना, विटामिन से लेते हैं, तो वो विटामिन सी से लेते हैं, वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन मानव शरीर के लिए और जैविक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। शरीर में लगभग 20% भाग प्रोटीन का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भाग जो पाया जाता है आपका प्रोटीन का पाया जाता है वाटर के बाद आपके शरीर में, जो आपके हर एक पार्ट को, हर एक सेल को खाना देने का काम करता है, प्रोटीन देने का काम करता है, जिससे कि आपकी नई सेल की ग्रोथ होती है। अब देखिए कंपोजिशन क्या होता है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, गंधक से मिलकर बना होता है। इसमें नाइट्रोजन 14 से 20% तक होता है। कंपोजिशन देखिए, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? देखिए सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन को साधारण प्रोटीन कहते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन को संयुक्त प्रोटीन कहते हैं, डराइव्ड प्रोटीन को उत्पादित प्रोटीन कहते हैं। अब एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए सिंपल प्रोटीन जो होता है उसमें आपके एल्युमिनियम आएंगे, ग्लोब्यूलिन्स आएंगी, प्रोटोमीन्स आएंगे, ग्लूटिलियस आएंगे एंड हिस्टोन्स आएंगे। ये आपके सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोटोमीन्स, ग्लूटिलियस, हिस्टोलन्स। ठीक है, इसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ये आपके कंजुगेटेड प्रोटीन में आएंगे। कौन कौन से? हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। अब बात करते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन की। तो देखिए इसमें क्या आएगा? मेटा प्रोटीन,
कोगुलेंट, पेप्टोन, पेप्टाइड्स। ठीक है, ये आपके ड्राई प्रोटीन में आएंगे। मेटा प्रोटीन, कोगुलेंट, पेप्टोन, पेप्टाइड्स, ये सब आपके कैसे आएंगे? ड्राई प्रोटीन में। ड्राई प्रोटीन को क्या कहते हैं? उत्पादित प्रोटीन। अब देखिए इसके फंक्शन क्या है प्रोटीन के, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो प्रोटीन का मानव शरीर की वृद्धि के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध कराता है। आपके शरीर में जो वृद्धि होती है लगातार, ठीक है, जो बच्चों में वृद्धि होती है, उसको वृद्धि को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो निर्माण कार्य करता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। इसके बाद गर्भावस्था में शिशु की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन का उपयोग होता है। ठीक है, आप अगर गर्भवती हैं और आपका बच्चा ग्रोथ कर रहा है, आपका बच्चा हेल्दी हो रहा है, उसका जो वज़न है वो गेन हो रहा है, तो उसका भी जिम्मेदार प्रोटीन ही होता है। फिर सबके बाद दूध निकलने में प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, जब आपका प्रसव हो जाता है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आप बच्चे को जो फीड कराते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उसमें भी आपका प्रोटीन ही हेल्प करता है। शरीर में ऊतकों की मरम्मत के रखरखाव के लिए भी ज़रूरी होता है। आपके शरीर का कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, सपोज करो आपकी कहीं पे चोट लग गई, आपकी वहाँ से खाल हट गई, आपकी मसल्स दिखने लगी, तो उसके ऊपर दोबारा से खाल को लाने के लिए या खाल को बनाने के लिए प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। एंटीबॉडी बनाने में सहायता करता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो आपका किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने में हेल्प करती है। प्रशासन दबाव बनाए रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है, प्रेशर बनाने में भी हेल्प करेगा। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? तो प्रोटीन हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, एनिमल प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन। ठीक है, एक तो एनिमल से प्राप्त होता है, एक वनस्पति से। एनिमल से देखिए प्राणिज या जंतु प्रोटीन, जैसे दूध, अंडे, मांस, मछली, तो ये एनिमल से मिलता है हमें। दूध भी हमें जो है वो गाय या भैंस से मिलता है। अंडे हमें वो भी एनिमल से मिलते हैं। मांस भी हमें एनिमल से मिलता है। मछली भी एक प्रकार का एनिमल होती है। तो ये एनिमल सोर्स होंगे। वनस्पति स्रोत कौन कौन से होंगे? अनाज, दालें, तिलहन, गिरी इत्यादि। ठीक है, जो हमें वनस्पति से मिलती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, दालें हो गए, है ना, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो सब कैसे हैं? वनस्पति स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन प्रायः व्यक्ति को उसके शारीरिक वजन के अनुसार दी जाती है, किंतु गर्भवती महिलाओं को 14 ग्राम प्रोटीन अधिक तथा स्तनधारी को 25 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके शरीर का जितना वजन है उसी के हिसाब से आपको प्रोटीन दी जाती है। जैसे आपका वजन 70 kg है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी। लेकिन अगर महिला गर्भवती है तो उसको 14 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दी जाती है उसके वजन से। और अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, तो उसे 25 ग्राम प्रोटीन अधिक दी जाती है। फैट क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो वसा पानी में अघुलनशील होती है या प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। वसा को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ये वसा जो होती है वो पानी में घुल जाती है। तो फैट देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ये 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में देखिए क्या करते हैं? सामान्य, सिंपल, यौगिक एंड उत्पादिक। ये भी प्राइमरी में भी ये 3 टाइप का होता है, सिंपल, कंपाउंड और डराइव्ड, जो हमने अभी प्रोटीन में भी पढ़ा था। ठीक है, सेकेंडरी में कौन कौन सा होता है? संतृप्त और असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये सेकेंडरी फैट में पाया जाता है। टर्सरी फैट में क्या पाया जाता है? प्रत्यक्ष या प्रोक्ष। ठीक है, विजिबल या इनविजिबल, जैसे वसा, तेल, घी, ये प्रत्यक्ष हैं और इनविजिबल। ठीक है, इसके बाद फंक्शन ऑफ फैट क्या होंगे? तो वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वसा क्या होता है? जो फैट होता है वो भोजन को क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है, टेस्ट को बढ़ाता है उसके। वसा फैट सोलेवेंट, वसा घुलित विटामिन्स के अवशोषण के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 1 ग्राम वसा में 9 ग्राम कैलोरी प्राप्त होती है। वसा शरीर के तापमान को संतुलित रखने में सहायता करती है। इसके बाद आप देखेंगे वसा के आवश्यक वसीय अम्ल ऊतकों को स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। वसा ग्लूकोज को पचाने में सहायक होती है। वसा ऊर्जा का भंडारण करती है। तो इतने काम आपके वसा के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो खाने को स्वादिष्ट करेगी, फैट सॉल्यूबल होती है, ठीक है, शरीर में घुल जाती है, विटामिन का अवशोषण करने में हेल्प करती है। 1 ग्राम में 9 ग्राम 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी आपका जो है वो एनर्जी होती है। वसा तापमान को संतुलित रखती है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वसा की हेल्प से ही आप अपनी बॉडी को संतुलित करेंगे तापमान के साथ में कंपैटिबल होने के लिए। वसा के आवश्यक अम्लीय जो ऊतक होते हैं वो बनाए रखती है। ठीक है, आपके बॉडी में जो जरूरी अम्ल होते हैं, जरूरी एसिड होते हैं, उनको मेंटेन करने का काम भी वसा ही करती है। इसके बाद ग्लूकोज को पचाने का काम वसा करती है। वसा का भंडारण, ऊर्जा का भंडारण भी वसा ही करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम चलेंगे
बसा का स्रोत, सोर्स ऑफ फैट हमारे क्या क्या है, मतलब हमें बसा मिलती किस किस चीज़ से है। तो बसा के हमारे दो स्रोत होते हैं, प्राणीय स्रोत और वनस्पति स्रोत, जो हमने अभी भी देखा था। प्रोटीन के भी हमारे यही स्रोत थे, यही स्रोत हमारी बसा के भी हैं। प्राणीय स्रोत एनिमल सोर्स, इसमें घी, मांस, मछली, अंडे, मक्खन, तेल आदि आते हैं। वनस्पति सोर्स में मूंगफली, सरसों का तेल, बादाम, अखरोट इत्यादि। ठीक है, ये दो सोर्स हैं किसके, बसा के। फैट जो मिलता है आपको इन दो सोर्सों के द्वारा मिलता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फैट बसा की आवश्यकता कितनी होती है हमें, तो हमारी संपूर्ण कैलोरी का 20% बसा के रूप में होता है। हमारी जितनी भी कैलोरी होती है, कैलोरी मतलब हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है, उस पूरी एनर्जी में 20% वह भाग जो होता है वो बसा का होता है। और 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी कैलोरी एनर्जी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, ये दोनों अणु मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखिए 4 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड जटिल पॉलीसैकेराइड्स। ये 4 टाइप के आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, तो यह शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यह प्रोटीन की बचत करते हैं, यह बसा के ऑक्सीकरण के लिए ज़रूरी है, यह ऊतकों में संग्रहित हो जाते हैं, यह कम आवश्यक अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए कार्बन संरक्षण प्रदान करते हैं। ये क्या है, इसके फंक्शन है, मतलब शारीरिक क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा का प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना, प्रोटीन को स्टोर करके रखना, ऑक्सीकरण के लिए, ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए ज़रूरी है, ऊतकों में संग्रहित होने के लिए ज़रूरी है, एमिनो एसिड को संश्लेषण करने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ से मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च से मिलेगा, शुगर से मिलेगा, सेलुलोज से मिलेगा। ठीक है, ये 3 क्या हैं, इसके सोर्स हैं जहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसमें अनाज, कंदमूल और फल पाए जाते हैं। शुगर में 2 प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। सेलुलोज फलों, सब्जियों से तथा राजमा से मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट हैं आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कंदमूल से और फल से मिलेंगे, स्टार्च वाले, और शुगर जो है आपको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड से मिलेंगे, सेलुलोज जो है वो आपको फलों से और सब्जियों से मिलेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की 40% होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप संतुलित आहार ले रहे हो, मतलब आप अपनी एक डाइट ले रहे हो, तो उसमें 40% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। खनिज, मिनरल्स, अब बात करेंगे मिनरल्स की। तो खनिज मानव शरीर की शारीरिक वृद्धि, विकास, फूट की मरम्मत तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जरूरी संचालन में सहायता करता है। ठीक है, संचालन में सहायता करता है। तो खनिज लवण क्या करते हैं, मिनरल क्या करते हैं, आपके शारीरिक की विकास की वृद्धि है, कहीं से टूट फूट गया है, कहीं चोट लग गई है, तो उसके संचालन में, उसके बनावट में दोबारा से वृद्धि करेगा। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप, मिनरल्स की। मिनरल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए, अम्लीय और क्षारीय क्षमता के आधार पर, क्षारीय 2 तरीके से होती है इसकी क्लासिफिकेशन, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, क्षारीय तत्व के आधार पर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन के द्वारा मिलता है, और अम्लीय तत्व के आधार पर सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस के द्वारा इसको दिया जाता है आपको। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार मुख्य तत्व कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम है। ठीक है, अल्प मात्रा में दिया जाता है आयरन, आयोडीन और जिंक। ठीक है, मुख्य तत्व जो है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम है, जो आपकी बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत छोटी मात्रा में देखा जाए तो आपको आयरन, आयोडीन और जिंक जो है वो दिया जाता है। ट्रेस एलिमेंट विद अननोन फंक्शन, अज्ञात कार्य वाले अल्पमात्रीय तत्व कौन कौन से हैं, मरकरी और एल्यूमिनियम। कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं, तो हेल्थ एंड बोन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपके हेल्थ को और बोन के स्ट्रक्चर को, आपके हड्डी के स्ट्रक्चर को क्या करना, डेवलप करना। ठीक है, और आपके दांत को हेल्प करना बनाने में, ये इसके मेन काम है कैल्शियम के। ठीक है, आपके हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगी। सर्कुलेशन और क्लॉटिंग जमने में मदद करता है। हार्ट मसल्स, ठीक है, जो सर्कुलेशन होता है ना, जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो ऑक्सीजन लेकर जाता है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, उसमें भी जो मेन रोल होता है वो आपके कैल्शियम का ही होता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो वो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। हार्ट मसल्स के कोलेस्ट्रॉल संकुचन में मदद करता है। हार्ट मसल में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है, दूध से बनी चीज़ें, हरी सब्जियां, नारियल, मछली, अंडे, ये सब खाएंगे तो आपको कैल्शियम इनसे मिलेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ कैल्शियम है ये, मतलब आपको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो दूध से बनी चीज़ों से मिलेगा, हरी सब्जियों से मिलेगा, नारियल से मिलेगा, मछली से मिलेगा और अंडों से मिलेगा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम कितनी होनी चाहिए, तो 400 से 500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आपको होनी चाहिए, और प्रेगनेंसी में 1 ग्राम डेली आपको लेना है।
ठीक है। रिक्वायरमेंट जो डेली है वो आपका 400 से 500 मिलीग्राम है, इतनी तो आपको डेली लेनी ही है। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको 1 ग्राम पूरा लेना है, ठीक है, मतलब इसकी डबल। डेफिशिएंसी ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम, अगर आपको कैल्शियम की कमी है, अगर आप प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो आप क्या दिक्कत हो सकती है, फिजिकल डेवलपमेंट रुक सकता है आपका, रिकेट्स की बीमारी हो सकती है, टिटनेस की बीमारी हो सकती है, वीकनेस ऑफ बोन एंड टीथ, दांतों और हड्डियों की कमी हो सकती है। ये आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट रुकेगा, रिकेट्स की बीमारी होगी, टिटनेस होगा, वीकनेस ऑफ बोन होगा और टीथ होगा, टीथ में भी कमजोरी आ जाएगी। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस क्या है, देखिए फॉस्फोरस के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा, मतलब आपको जो फॉस्फोरस है वो मिलेगा कहाँ से, क्या खाओगे आप ऐसा कि आपको फॉस्फोरस मिलेगा, तो दूध, अंडे, मीट, अनाज, दालें खाएंगे, इनसे आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोरस, जो क्या डेवलप करेगा, हेल्प करेगा आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। किस चीज़ के डेवलपमेंट में, आपके फैट के डेवलपमेंट में, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, मेटाबॉलिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा कौन, फॉस्फोरस। और कहाँ से मिलेगा हमें, दूध से, अंडे से, मीट से, अनाज से, दालें से, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉस्फोरस 1 से 2 ग्राम पर डे आपको लेना है। डेफिशिएंसी क्या होगी, मतलब अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई तो आपकी बॉडी में क्या दिक्कत होगी, तो वीकनेस ऑफ बोन होगा और टीथ होगा, ठीक है। आपका बोन में कमजोरी आएगी और दांतों में भी कमजोरी आएगी। तो देखिए फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके दांत का डेवलपमेंट करते हैं और आपकी बोन का डेवलपमेंट करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, जिसको हम Mg से इंडिकेट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हर चीज़ ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। अगर इसमें एक भी चीज़ की कमी हुई तो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सभी चीज़ में कमी आ जाती है, ठीक है। इसलिए सारे ही एलिमेंट्स को आपको इक्वल बॉडी के अनुसार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो, उसका फंक्शन जो है, कैल्शियम फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, मानव शरीर में एंजाइम उत्तेजित करते हैं। सोर्स क्या है, बाजरा, मक्का, मूंगफली, बादाम, कॉफ़ी, दूध, ठीक है, ये इसके सोर्स हैं। मतलब ये अगर आप खाओगे तो आपको मैग्नीशियम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनसे मिलेगा। रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 से 300 मिलीग्राम डेली आपको लेना चाहिए। आपको डेली जो लेना चाहिए वो 200 से 300 मिलीग्राम डेली फॉस्फोरस के लिए आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। डेफिशिएंसी क्या होगी, मतलब अगर आपने इतना फॉस्फोरस अमाउंट में नहीं लिया तो आपको कमी क्या क्या होगी, मांसपेशियों में कमी आ जाएगी, कमजोरी आएगी, चक्कर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का फंक्शन क्या है, तो रक्त तथा अन्य ऊतक द्रव्यों के परासरण को बनाए रखता है, पीएच आयन का संतुलन बनाए रखता है। सोर्स क्या है, IV फ्लूइड सोडियम क्लोराइड देंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 से 15 ग्राम डेली देना है। क्या देना है, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। डेफिशिएंसी क्या होगी, अगर सोडियम क्लोराइड की कमी हुई है आप में तो क्या होगा, थकान होगा, फिजिकल वीकनेस होगी, ठीक है, मानसिक कमजोरी भी होगी। अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का फंक्शन क्या है, परासरण दबाव को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। जो आपका परासरण दाब होता है उसको संतुलित बनाने का काम करता है क्या, आपका पोटेशियम। मतलब आपके हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर कितने प्रेशर से फ्लो करना है, कितने प्रेशर से बैक करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपका पोटेशियम, ठीक है। हार्ट को, मांसपेशियों को आराम प्रदान करता है पोटेशियम। सोर्स क्या है, बाजरा, गेहूँ, पालक, दूध, बादाम, मूंगफली, ये क्या है सोर्स। अगर आप ये सारी चीज़ें लेंगे तो आपको प्रॉपर मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा। डेफिशिएंसी क्या होगी, अगर आपने पोटेशियम नहीं लिया तो आपको क्या कमी होगी, मस्कुलर पैरालिसिस होगा, कमजोरी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे आयरन की, ठीक है। आयरन जो है, आयरन का फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और क्या है, ऑक्सीजन को सर्कुलेशन करने में मदद करता है आयरन। भाई आपका हीमोग्लोबिन मतलब आपके ब्लड की कमी को पूरा करेगा। आपके शरीर में ब्लड की कमी पूरी रहेगी तो ऑक्सीजन का भी आदान प्रदान बराबर रहेगा। मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को तेज़ करने में हेल्प करेगा। हेल्प इन सेल रेस्पिरेशन, ठीक है, आपको रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में और छोड़ने में हेल्प करेगा। सोर्स क्या है, हरी सब्जियां, केले, आम, अंडे, मीट और मछली, ये सब अगर आप खाओगे तो आपको HB की कमी नहीं होगी, मतलब आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी। रिक्वायरमेंट कितनी है, 20 से 25 मिलीग्राम डेली आपको लेना है एडल्ट में, ठीक है। और 30 से 35 मिलीग्राम डेली लेना है फीमेल को,
ठीक है। मेल को कितना लेना है, 20 से 25 मिलीग्राम डेली लेना है। फीमेल को 30 से 35 मिलीग्राम डेली लेना है। और अगर प्रेग्नेंट है तो 40 मिलीग्राम लेना है। लैक्टेटिंग मदर है, मतलब अगर वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो 32 मिलीग्राम डेली लेना है। और अगर चाइल्ड है, अगर कोई बच्चा है, तो उसे 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से लेना है। देखिए ये पर केजी के हिसाब से है और ये डेली के हिसाब से, ये ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं डेफिशिएंसी की। ठीक है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई है तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो डेफिशिएंसी में न्यूट्रिशनल एनीमिया होगा, डिक्रीज इम्यूनिटी गेन, इन्फेक्शन होगा, मतलब आपको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन जल्दी लग जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी जो है आपकी क्या होगी, वीक हो जाएगी। अस्वस्थता होगी, ठीक है, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, कमजोरी होगी, दुर्बलता होगी। ये क्या होंगे, अगर आपको एनीमिया की कमी है, खून की कमी है, तो उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं आयोडीन की। तो एक हेल्दी मानव शरीर को 100 से 150 मिलीग्राम का आयोडीन डेली देना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.15 से 0.2 मिलीग्राम पर डे फॉर एडल्ट, एंड चाइल्ड के लिए जो होता है 0.5 से 0.1। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितनी होती है आयोडीन की, 0.15 से 0.2 मिलीग्राम पर डे एडल्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे के लिए 0.5 से 0.1 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स क्या है आपका आयोडीन का, तो समुद्री नमक से और समुद्री मछली से मिलता है। ठीक है, अगर आप मछली खाते हैं तो मछली से मिलेगा, और अगर आप नमक खाते हैं तो नमक से भी आपको आयोडीन मिलेगा। फंक्शन क्या है, ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स थायराइसिन का संश्लेषण करता है, थायराइड की कमी नहीं होने देता है, जिससे थायराइड हार्मोन जो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, गोइटर रोग होने का, गहंगा रोग होने की इसमें ज़्यादा जो है वो आशा रहती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको गहंगा रोग होने का चांस हो सकता है। ठीक है, फ्लोरीन की बात करेंगे तो प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक में पाया जाता है, ये नेचर में पाया जाता है। शरीर को 96% दांतों में और अस्थियों में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम शरीर की बात करें तो 96% तक फ्लोरीन हमारे दांतों और अस्थियों में, अस्थियाँ मतलब आपके बोन्स में पाया जाता है। सोर्स क्या है, पीने का पानी और पनीर। ठीक है, अगर आप पीने का पानी और पनीर ले रहे हैं तो आपको फ्लोरीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी अस्थियों में और दांतों में पाया जाता है। और आपको पता ही है आपका बॉडी 60% जो है उसमें वाटर पाया जाता है, और आप वाटर पीते रहते हैं। फंक्शन क्या है, दांतों और हड्डियों को बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करेंगे जिंक की। तो यह एक माइक्रो तत्व है जो शरीर में 1.4 से 2.3 ग्राम पाया जाता है, तथा ये ऊतकों में देखने को मिलता है। ठीक है, ऊतक मतलब टिश्यू में देखने को मिलता है जिंक। सोर्स क्या है, हरी सब्जियां, फल, मीट, मछली, ये इसके सोर्स है, मतलब ये खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। फंक्शन क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिंक 300 से अधिक एंजाइमों की क्रियाविधि में सहायता होता है। 300 से ज़्यादा एंजाइम्स को आपकी बॉडी में हेल्दी एंजाइम्स को पैदा करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जिंक की कमी से क्या क्या हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, शरीर की वृद्धि रुक सकती है। ठीक है, आपको बालों का झड़ने की शिकायत रह सकती है अगर जिंक की कमी है, स्किन का इन्फेक्शन होने की शिकायत रह सकती है, एनीमिया हो सकता है, मतलब आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, शरीर की वृद्धि भी रुक सकती है जिंक की कमी होने से। अब बात करते हैं विटामिन्स की। तो यह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शारीरिक गतिविधियों के संचालन में उत्प्रेषण का कार्य करते हैं तथा शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, बसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, ये 2 प्रकार के विटामिन आपके होते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार कौन कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं और कौन कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में आया है, हर एग्जाम में आया है। तो देखिए, बसा में घुलनशील जो होते हैं, जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ये आपके होते हैं ADE के। ये 4 विटामिन जो होते हैं ये आपकी बसा में घुलनशील होते हैं, जिसको रेटिनोल कहते हैं, एंड कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल एंड फाइलोक्विनोल। ठीक है, रेटिनोल, कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल और फाइलोक्विनोल। ठीक है, ये 4 जो हैं ये फैट सोल्यूबल हैं। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं, वाटर में घुलनशील। तो देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C, ये सब क्या है, जल में घुलनशील, मतलब ये वाटर सोल्यूबल है। तो B1 का थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, B2, B3 हो गया नियासिन, B5 हो गया पेंटोथेमिक एसिड, B6 हो गया पायरिडोक्सिन एंड B7 हो गया बायोटीन, B9 हो गया फोलिक एसिड, B12 हो गया साइलोकोबोलेमाइन एंड C हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपके क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। ये इसकी ट्रिक है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ये ट्रिक है याद करने की। तो T फॉर ट्रेन, N फॉर R पुल पर, PN पुल पर, PP बहुत, BF चली, C।
ठीक है, ये ऐसे इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक याद करके आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विटामिन ए के कार्य। रेटिनॉल आंखों की सामान्य रोशनी के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए संक्रमण से प्रतिरोधक प्रदान करता है, कंकालीय अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, एपिथेलियल तथा ग्रंथि ऊतकों में सामान्य कारकों को करने में मदद करता है। ये विटामिन ए का काम है, ठीक है। इसके बाद सोर्स क्या है? हरी सब्जियाँ, घी, दूध, मक्खन, अंडे, लिवर, ये सब अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। रिक्वायरमेंट आवश्यकता, अडल्ट में 900 ग्राम MCQ और फीमेल में 700 ग्राम मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 1300 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट वाली महिलाओं को 770 एंड इन्फेंट को 500 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसकी? आपके विटामिन ए की, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या होती है? अगर इसकी विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस रोग होगा, मतलब आपको आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, आंखों की बीमारी होने के चांसेस आपको रहेंगे। कैरेटोमेलाइटिस होगा आपको, यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें आंखों की पुतलियां सॉफ्ट होकर फट जाती हैं, जिससे आंखों की रोशनी चली जाती है और अंधापन हो जाता है, ठीक है, कैरेटोमेलाइटिस। जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस होगा आपको, कंजक्टिवा धुंधली, शुष्क तथा झुर्री युक्त दिखाई देती हैं, ठीक है। बाइटोट स्पॉट होगा, जिसको हम बोलते हैं बाइटोट स्पॉट मतलब मोतियाबिंद होगा, ठीक है। आंखों की कार्निया पर सफ़ेद और पीले सफ़ेद रंग का धब्बा हो जाता है। उपचार क्या है इसका? ओरल डोज लेंगे, मुंह से लेंगे। विटामिन ए की डोज 1000 माइक्रोग्राम की डोज आपको मुंह के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी, ठीक है। अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा क्लास, ये पूरी यूनिट हम एक साथ ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। देखिए विटामिन डी, कैल्सीफिरोल, ये दो प्रकार के होते हैं, कैल्सीफिरोल और कोले कैल्सीफिरोल, ठीक है। सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स सूर्य का प्रकाश, एनिमल सोर्स अंडा, दूध, मछली का तेल। फंक्शन क्या है आपका कैल्सीफिरोल का? दांतों और अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं, सामान्य वृद्धि तथा विकास के लिए जरूरी होते हैं, किडनी द्वारा फास्फोरस के पुनः अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। ये सब क्या है? आपके नेचुरल सोर्स हैं, ठीक है। किसके लिए? ये विटामिन डी की कमी के लिए। आवश्यकता, एडल्ट में 2 से 5 मिलीग्राम, चाइल्ड में 5 मिलीग्राम और प्रेग्नेंट वुमेन में 10 मिलीग्राम। डेफिशिएंसी अगर हो गई आपकी विटामिन डी की तो क्या होगा? रिकेट्स या सूखा रोग होने के चांसेस आपको रहेंगे, और ऑस्टियोमेटेसिया रहेगा। ऑस्टियोमेटेसिया मतलब अस्थि मृदुलता। रिकेट्स 0 से 2 साल के बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी होती है रिकेट्स। इसमें अस्थियों का वर्गीकरण नहीं होता है, जिसमें अस्थियों का विकास रुक जाता है तथा बच्चे के पैर मुड़ जाते हैं और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगर किस चीज़ की कमी हो जाए? विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया होगा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओस्टियोमलेशिया। ओस्टो का अर्थ अस्थि और मलेशिया का अर्थ है कोमलता, ठीक है। आपकी जो अस्थियां हैं, आपकी जो बोन्स हैं, हड्डी हैं, उनमें क्या आ जाएगा? आपका सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है। कहीं से भी टूट सकती है, कहीं से भी चटक सकती है, फट सकती है, इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। हड्डियों में एवं हिप में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हड्डी के जोड़े में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मसल्स वीकनेस होगी। रोकथाम कैसे होगी? बच्चे को विटामिन डी की डोज देंगे, टीका लगवाएंगे बच्चों को विटामिन डी का। प्रेगनेंसी और फीडिंग के दौरान विटामिन युक्त उसको भोजन कराएंगे, लोगों में विटामिन से होने वाले रोगों की जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है। ये सब करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन ई की, टोकोफिरोल। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? यह पेशियों को बढ़ाता है और उनके विकास में आवश्यक होता है। इससे कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। यह सामान्य प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। इसके उपयोग में वृद्धावस्था में रोकथाम की जा सकती है। यह लीवर को पोजिशन पदार्थों को नुकसान से बचाता है। यह आरबीसी की रक्षा करता है तथा उसको विघटन से बचाता है। रिक्वायरमेंट देखिए 10 मिलीग्राम डेली देना है। सोर्स, प्लांट सोर्स क्या है? सोयाबीन, मूंगफली और वनस्पति से देना है। एनिमल सोर्स क्या है? अंडा, मांस, मछली। एंड डेफिशिएंसी किस चीज़ की होगी? मांसपेशियों की कमजोरी होगी। डेफिशिएंसी मतलब किस चीज़ की कमी होगी? अगर आपने ये प्रॉपर नहीं लिया तो मांसपेशियों की कमजोरी होगी, प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचता है, बार बार गर्भस्राव होता है, ठीक है। गर्भ से बार बार स्राव होना शुरू हो जाएगा। रोकथाम, प्रतिदिन विटामिन ए युक्त आपको आहार लेना है इसकी कमी पूरी करने के लिए। अब विटामिन के की बात करते हैं, जो है आपकी फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसमें रक्तस्राव में रोधक भी कहते हैं, इसे रक्तस्राव का रोधक भी कहते हैं। विटामिन के मतलब ये आपके ब्लड में थक्का बनाने का काम करता है। अगर आपको चोट लग गई है, आपका ब्लड कहीं से बह रहा है, तो उसे रोकने का काम कौन करेगा? विटामिन के, क्योंकि ये शरीर में ब्लीडिंग होने पर उसे रोकने में मदद करता है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी करता है। सोर्स क्या है विटामिन के का? हरी सब्जियां, सोयाबीन, गेहूँ, ठीक है। पर डे कितना लेना है? 2 से 10 माइक्रोग्राम। डेफिशिएंसी क्या होगी? रक्त थक्का में देरी, ठीक है। रक्त थक्का में देरी होगी, नवजात में ब्लीडिंग होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे फैट घुलनशील, ठीक है। बसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? अब हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं। तो क्या विटामिन सी,
घाव भरने में सहायता करता है, ऊतकों में ऑक्सीजन करता है, आयरन का अवशोषण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आरबीसी को मैच्योर करता है। कौन? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला, संतरा, नींबू, अन्य सभी खट्टी चीज़ें, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सब क्या है? विटामिन सी का स्रोत है, वहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है। रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 40 से 60 मिलीग्राम डेली। डेफिशिएंसी क्या होगी? स्कर्वी रोग होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, मसूड़ों में खून आएगा। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। उपचार क्या होगा? 500 मिलीग्राम डेली, 100 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन 2 टाइम इन ए डे एंड नाइट आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म में जरूरी होते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे की। सोर्स क्या है? गेहूं, चावल, दूध, अंडे, अंकुरित दालें, बादाम, मटन आदि, हरी सब्जियां आदि इसका क्या है? सोर्स है। किसका? विटामिन बी1 का। ठीक है, विटामिन बी1 के लिए आपको ये सब खाना पड़ेगा। अगर विटामिन बी1 की कमी होगी तो क्या होगा? बेरी रोग होगा, सांस का फूलना, दिल की धड़कन का बढ़ना, पैरों में सूजन होना, याददाश्त में कमी होना, बोलने में कठिनाई होना, विटामिन बी की कमी से आपको ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। अब करते हैं विटामिन बी2 की रिक्वायरमेंट की बात। ठीक है, विटामिन बी2 की 1.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन क्या है? त्वचा तथा नेत्रों को स्वस्थ रखता है। डेफिशिएंसी क्या होगी? चेहरे पर घाव हो जाते हैं, आंखों लाल हो जाती हैं, होंठ फट जाते हैं विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, विटामिन बी3 का नाइसिन बोलते हैं जिसको, इसके लिए क्या फंक्शन है? कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट होती है 15 से 20 मिलीग्राम पर डेली। फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, फैट और प्रोटीन को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन बी5 की बात करेंगे, पैंथोनिक एसिड। ठीक है, इसका फंक्शन है अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 मिलीग्राम डेली इसको लेना चाहिए। डेफिशिएंसी, हाथ पैरों में जलन होती है। कब जलन होती है? जब विटामिन बी5 की डेफिशिएंसी होती है, मतलब बी5 की कमी आपकी बॉडी में पाई जाती है तो आपको हाथ पैरों में जलन की शिकायत होती है। देखिए, विटामिन बी6 की बात करेंगे, पायरिडॉक्सिन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है इसकी? तो एंटीबॉडी का निर्माण करना, मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करना मतलब इम्यूनिटी का निर्माण करना। लिगामेंट तंतु को सामान्य स्थिति में रखते हैं। रिक्वायरमेंट 1.5 से 2.5 मिलीग्राम होती है। डेफिशिएंसी, इन्फ्लामेशन, त्वचा का सूजन हो जाना है, जीभ में घाव हो जाना है, ये इसकी विटामिन बी6 की कमी की वजह से होता है। बी7 की बात करेंगे, विटामिन बी7 की बायोटीन जिसको बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का मेटाबॉलिज्म करता है विटामिन बी7। रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 100 मिलीग्राम डेली की रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी से क्या होगा? मतलब अगर इसकी कमी हो जाए आपके शरीर में विटामिन बी7 की तो क्या होगा? त्वचा, बालों और मुंह और आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन बी9 की बात करेंगे जिसको फोलिक एसिड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? आरबीसी का निर्माण करते हैं, रक्त कोशिकाओं के सामान्य विकास में सहायता करते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 100 से 200 माइक्रोग्राम डेली। डेफिशिएंसी क्या होगी? इसकी कमी से महिलाओं में एनीमिया हो जाता है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड की जन्मजात विकृति हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर आपको क्या है? विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी है तो नेचुरल ट्यूब डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, आपके मतलब जन्म के टाइम ही आपके बच्चे में कुछ ना कुछ कमी पाई जा सकती है। अब बात करेंगे विटामिन बी12 की, कोबैलेमाइन। फंक्शन क्या है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं, डीएनए का संश्लेषण करते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 से 2 माइक्रोग्राम डेली लेते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी क्या होगा? पेरिनियस एनीमिया होगा, उंगलियों और अंगूठों में सेंसेशन कम होता है। ठीक है, ये क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट होती है। वाटर हम पढ़ेंगे अगली क्लास। देखिए, अब बात करते हैं हम वाटर की। पानी, जिसका क्या सूत्र होता है? H2O। ठीक है, इसको हम पानी बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं और केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं। तो यह एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 60 से 70% तक पाया जाता है। ठीक है, एक जो वाटर होता है वो किसी भी मनुष्य के शरीर में 60 से 70% तक प्रेजेंट होता है। मानव को जल भोज्य पदार्थ तथा पेयजल के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होगा? जो भी वो लिक्विड लेगा, जो भी खाना लेगा, तो खाद्य पदार्थों से और पीने से, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, उससे ये प्राप्त होता है। जल की हानि पसीने, मूत्र तथा मल त्यागने के रूप में होती है। इसकी हानि मतलब ये इसका जो सिक्रीशन होता है वो कैसे होता है? पसीने आने से, इसका लेवल कम होता है, मूत्र आने से और मल आने से। फंक्शन क्या है वाटर के? फंक्शन, कार्य के बारे में बात करें तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण में मदद करता है, यह संसार में ऊतकों के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, ऊतकों मतलब टिश्यू के लिए
यह शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनमें आवश्यक इन्वायरमेंट देता है, मतलब उसमें नमी बनाए रखता है। ठीक है, यह शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, भोजन के पाचन में मदद करता है, मानव शरीर को शीतलता प्रदान करता है तथा लू ताप घात से बचाता है। जो आपको गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे भी ये आपको बचाता है। आप गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं यूपी में। तो अगर आप उस समय पे बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन, मतलब आपको सूखापन जैसा फील नहीं होगा। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को पसीने, मलमूत्र, आंसू के रूप में बाहर निकालता है। यह ऊतक, रीढ़ की हड्डी तथा जोड़ों की सुरक्षा करता है। अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करता है। ठीक है, ये हमारा वाटर जो है उसके इतने सारे ये कार्य है, इसलिए वाटर साफ़ शुद्ध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवश्यकता कितनी होती है? 2 से 3 लीटर प्रतिदिन आपको पीना चाहिए। डेफिशिएंसी क्या होगी? अगर वाटर की कमी हो जाए आपके शरीर पे तो क्या होगा? देखिए, डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा, वज़न कम होगा और कमजोरी आएगी। ठीक है, इसके साथ ही आपको थकावट होगी, आपको वीकनेस फील होगी। ठीक है, आपको ड्राइनेस फील होगी, आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, रफ जैसी हो जाएगी। फूड, भोजन, ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग शारीरिक वृद्धि, विकास, मरम्मत अथवा पुनः निर्माण के लिए किया जाता है, भोजन कहलाता है। मानव शरीर को ऊर्जा प्राप्त, नए ऊतकों का निर्माण करने तथा मरम्मत करने तथा शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थों को भोजन कहते हैं। ठीक है, जो आपके शरीर को एनर्जी दे, जो आपके टिश्यू का निर्माण करे, टिश्यू मतलब आपके ऊतकों का निर्माण करे आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी के टूटे फटे भाग को मरम्मत करने का काम करे। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो करता है उसी को हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। भोजन के क्या कार्य होते हैं? भोजन मनुष्य की भूख को शांत करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ऊतकों की टूटी फूट की मरम्मत करते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं, शरीर की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सब कौन कार्य करता है? भोजन कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भोजन का वर्गीकरण देखेंगे तो स्रोत के आधार पर ये 2 टाइप का होता है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। जो आपको मांस मछली खाने से मिलता है वो एनिमल सोर्स, और जो आपको दालें, हरी सब्जियां, फल आदि से मिलता है वो आपके प्लांट सोर्स। ये 2 सोर्स हैं आपको ऊर्जा मिलने के। इसके बाद जो आपका थर्ड सोर्स है वो आपका सूरज है। ठीक है, जो सूरज से आपको एनर्जी मिलती है वो भी आपका एक सोर्स है, क्या मिलने का? ऊर्जा मिलने का। इसके बाद रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज। रासायनिक संरचना के आधार पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या? प्रोटीन मिलेगी, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, जल मिलेंगे और खनिज तत्व मिलेंगे। कार्यों के आधार पर अगर देखा जाए ऊर्जा प्रदान कैसे होती है, तो वो खाद्य पदार्थ जिनसे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है तथा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वे सभी तत्व शामिल हैं। यह ऊर्जा का उत्पादन करके शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, जिसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है, जैसे मछली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति घी, नारियल तेल, देसी घी। तो ये सब क्या है? ऊर्जा प्रदान करते हैं आपको। ठीक है, कार्य के आधार पर। इसके बाद देखिए शारीरिक वर्धक भोजन, ऐसे तत्व जिनके द्वारा शारीरिक वृद्धि अर्थात मांसपेशियों और हड्डियों का वजन बढ़ता है तथा ये भोजन तत्व अपने पोषक तत्वों से कोशिकाओं की टूट फूट तथा शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, बादाम, अंडे, दालें, मटर, हरी सब्जियां। ये सब क्या करते हैं? शरीर वर्धक भोजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद शारीरिक खाद्य रक्षक भोजन, शरीर की जो रक्षा करते हैं, शरीर की जो रक्षा करते हैं वह तत्व जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध आदि। पोषण के आधार पर अनाज, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, हरी सब्जियां, पालक, गोभी, लौकी, तोरई, बीन्स, फल, अनार, सेब, संतरा आदि ये क्या होते हैं? पोषक के आधार पर तत्व होते हैं। दूध के पदार्थ, पनीर, दही, छाछ, मिठाई आदि ये कैसे हैं? दूध से मिलने वाले पदार्थ हैं। जैसे दालों से 20 से 25% तक प्रोटीन आपको मिलती है। यह हमारे शरीर में ऊतकों की वृद्धि तथा रक्त निर्माण में जरूरी होती है। वसा, ऑयल, वसा युक्त चीज़ें खाना, ठीक है, ऑयल से मिलता है। इसके बाद भौगोलिक आधार पर उत्तर भारतीय भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन। ठीक है, भौगोलिक के आधार पर आप अगर उत्तर की साइड में जाएंगे इंडिया में तो आपको अलग टाइप का भोजन मिलेगा, दक्षिण की साइड जाएंगे तो आपको दूसरे टाइप के भोजन खाते हुए मिलेंगे लोग। तो वो भौगोलिक के आधार पर हो गया। चिकित्सा आधार पर संतुलित आहार, तरल आहार, मृदु आहार, विशिष्ट आहार। मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको आप नपातुला भोजन देंगे, है ना, तरल देंगे, ज़्यादा सॉलिड नहीं देंगे ताकि उसका डाइजेशन अच्छा सा हो। मृदु आहार देंगे, विशिष्ट आहार देंगे। ये आपके चिकित्सा के आधार पर हो गया। नश्वरता के आधार पर शीघ्र नष्ट होने वाले जो पदार्थ होते हैं,
इसमें वे पदार्थ जाते हैं जो 1 सप्ताह से 1 महीने तक सुरक्षित रखे जाते हैं, जैसे आटा, मैदा, दलिया, आलू, प्याज आदि। मतलब इनको आप अपने घर में 1 सप्ताह तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, इनमें कोई भी खराबी नहीं होती है। उसके बाद कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो केवल कुछ दिनों तक ही सही रहते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ। इन्हें अतिशीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके 1 से 2 दिन में ही खराब हो जाते हैं। इनकी सुरक्षा रखने के लिए गर्म और ठंडी विधि का प्रयोग करते हैं, शीघ्र नष्ट ना हो ऐसे होने वाले पदार्थ। ठीक है, मतलब इनको अगर आपको सही रखना है तो आप इनको गर्म करते रहेंगे, फ्रीज में रखेंगे, इस तरीके से इसका हम रख रखाव करते हैं। अब देखिए, उचित और संग्रह पात्रों का प्रयोग, एयरटाइट जार, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके, पायथरन, मेलाथियोन, ये कीटनाशक है, मतलब आपके कीटनाशक दवाई का उपयोग करके आप बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, गंदे बैक्टीरिया होने से वहाँ पे बचा सकते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन, सामान्य भोजन का पोषण मूल, अनाज। ठीक है, न्यूट्रिशन सामान्य भोजन का पोषण मूल, सामान्य जो भोजन होता है अनाज का, ज़्यादातर गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी इंसान हो, ये सामान्य भोजन सभी के जो है डेली बेसिस पे लेते हैं। अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का आदि सम्मिलित होते हैं। गेहूं के 3 भाग होते हैं, भूण, भ्रणपास और बाह्य खोल। चावल के दाने के भी 3 भाग होते हैं, अंकुरण भाग, भ्रूण परत और बाहरी परत। चावल में 6 से 9 प्रोटीन पाई जाती हैं तथा ये आहार की अधिकांश ऊर्जा की पूर्ति करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, मक्का के 3 तरह के यूज़ किए जा सकते हैं, मक्के के आटे के रूप में, मक्के के दलिया के रूप में और पोहा बनाने के रूप में। ठीक है, मक्का भी आपके लिए बहुत ज़रूरी तत्व है आपके शरीर के लिए। दालों में 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है, ये विटामिन बी तथा खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, अंकुरित चने की बात करेंगे तो विटामिन सी का अच्छे स्रोत होते हैं। सब्जियाँ विटामिन और खनिज का मुख्य स्रोत होती हैं तथा इनमें काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। हरी सब्जियों की बात करेंगे तो B1, B2, C, फोलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती हैं। ठीक है, कंदमूल सब्जियों की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है आलू, गाजर, मूली और चुकंदर। भोजन में सब्जियों की मात्रा 150 से 200 ग्राम डेली होनी चाहिए। ठीक है, इतनी मात्रा आपकी डेली भोजन में होनी चाहिए। अब देखिए, मिल्क प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि ये विटामिन ए तथा के, कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे कि आप मदर और काव और बफेलो, इनके दूध की बात करेंगे तो मदर के दूध में 2% प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो 2% होती है। काव के दूध में, मतलब गाय के दूध में 4%, वहीं बफेलो मतलब भैंस के दूध में 5% होती है। तो ये इनके आपका स्रोत बदलते ही इनकी वैल्यू भी बदल जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो मदर के दूध में देखेंगे तो 6% कार्बोहाइड्रेट होगी, लेकिन वहीं पे गांव के दूध में ये कम होगी, 4% होगी, और बफेलो के दूध में भी 5% होगी। अब फैट की बात करेंगे तो मदर के दूध में जो है वो 4% फैट होगा, बसा काऊ के दूध में भी 4% फैट होगा, लेकिन अगर आप भैंस का दूध पीएंगे तो आपको डबल यहाँ पे फैट देखने को मिलेगा, 8%। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज होता रहता है स्रोत के आधार पर। देखिए, इसके बाद सेपरेट दूध, क्रीम निकालने के बाद तैयार किया गया दूध सेपरेटर का दूध कहलाता है। इसमें फ़ैट की मात्रा 5 से 1% तक होती है। इसमें विटामिन ए सब्सटेंस्ड होता है, इसलिए बच्चों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने दूध से क्रीम निकाल ली है, मलाई निकाल ली है, तो उसका जो फ़ैट की मात्रा है बहुत ही कम रह जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, टोन्ड मिल्क मिलता है आपको बाज़ार में, थैली वाला परिष्कृत दूध इसे बोलते हैं हम। तो इस मिल्क के निर्माण हेतु सेपरेटर दूध में से भैंस का दूध मिलाकर बसा की मात्रा 30% तथा अन्य घटकों की मात्रा 8.5% किया जाता है। तो इसका मतलब दूध में से मलाई और क्रीम निकालने से ज़्यादा बेटर है कि आप टोन्ड वाला दूध पी लें। ठीक है, परिष्कृत दूध वाला दूध पी लें, उसमें आपको ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें मिल जाएंगी। बाष्पीकृत दूध, इवेपोरेटेड दूध में क्या होता है, इस प्रकार के दूध का यूज अमेरिका और यूरोप देशों में किया जाता है। इसका नियमित दूध को 15 मिनट तक 120 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। इस प्रक्रिया से भी दूध को भी बाष्पीकृत किया जा सकता है। देखिए, फल की जब हम बात करेंगे तो यह विटामिन तथा खनिज तत्वों से भरपूर हो। डेली मात्रा में 85 से 100 ग्राम फल खाना चाहिए। इनमें उपस्थित सेल्यूलोज आंतों से भरपूर सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मांस, मछली, अंडे। तो मांस, मछली, अंडे जो होते हैं आपके, मांस, मछली, अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अंडे की जो जर्दी होती है, प्रोटीन, फैट, विटामिन ए, बी, डी के अच्छे स्रोत होते हैं। मतलब अंडे में आपको ये सारे विटामिन देखने को मिलेंगे। उसका जो येलो वाला भाग होता है उसमें, जिसको हम दर्जी बोलते हैं,
ठीक है। इसके बाद लिवर में प्रोटीन या विटामिन बी भी पाए जाते हैं। छोटी मछलियों में कैल्शियम की अच्छी स्रोत होते हैं तथा बड़ी मछलियों में ए, वी, बी और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके बाद देखिए वसा और तेल, फैट और ऑयल। वसा तथा ऑयल के द्वारा बॉडी को आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। इनके सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है तथा भूख बढ़ती है। सारे वनस्पति घी, ऑयल विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए शर्करा का गुड़, जैगरी, शक्कर का दूध, ये गुड़ का दूध जिसे हम बोलते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले आहार होते हैं। गुड़ से आयरन अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनका यूज भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। जो आपका गुड़ होता है वो आपको चीनी से ज़्यादा बेटर हेल्थ दे सकते हैं। तो चीनी की जगह पे अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपको अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, अच्छा आहार मिलेगा। ठीक है। आपके भोजन में भी स्वाद जो है वो क्या कहते हैं, चीनी की तुलना में ज़्यादा फील होगा। ठीक है। इसके बाद अचार या मसाले, तो ये भूख को बदलने या पाचन को बढ़ाने के और आहार को स्वादपूर्ण बनाने में काम आते हैं। अचार और मसाले जो होते हैं ये भोजन को स्वाद को बढ़ाने में काम आते हैं। पेय पदार्थ, संपूर्ण संसार में अत्यधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन किया जाता है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए फलों के द्वारा प्राप्त पेय पदार्थ, तो इसमें फलों के रस आते हैं। इसमें हमको शुगर और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है। फलों वाले में तो इसमें हमें शुगर और मिनरल्स प्राप्त होंगे। चाय और कॉफ़ी वाले पदार्थ, तो चाय में निकोटीन होता है, शुगर पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है। ये अत्यधिक उत्तेजक पदार्थ होते हैं, मतलब इनको पीने से आपके शरीर में एनर्जी जैसे आ जाती है, क्योंकि इसमें निकोटीन और कैफ़ीन होता है जो कि आपके जो टिश्यू है, मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करता है। ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा नशा सा होता है और आपको अच्छा फील होता है। इसके बाद अन्य पेय पदार्थ जो हैं उसमें वाटर, वाइन, बियर, विस्की एंड ब्रांडी का समावेश। जो आपका अल्कोहल होता है, जो शराब आपकी होती है, वो आपके अन्य उसमें आएंगे। ठीक है। वाइन ये है अंगूर के रस से प्राप्त होती है वाइन। इसमें अल्कोहल की मात्रा 10 से 15% तक होती है। और जो बियर होती है ये अंकुरित जौ से उत्पन्न होती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 5 से 6% होती है। और जो रम होती है, ठीक है, ये 3 टाइप की आपने बहुत ज़्यादा कॉमन सुनी होगी, वाइन, बियर और रम। तो जो रम होती है वो गन्ने के रस से प्राप्त होती है और शुगर से तैयार की जाती है। और इसको अल्कोहल युक्त पदार्थ होते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा 36 से 50% होती है। तो रम जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपको होती है, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। ब्रांडी ये पके हुए रसों से प्राप्त होती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 48 से 54% तक होती है। अब नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंस टाइप एजेस के इस बारे में बात करेंगे। तब विभिन्न आयु वर्ग हेतु सामान्य आवश्यकताएं। देखिए ऊर्जा कैलोरी की गणना शरीर वजन और औसत के आधार पर किया जाता है। किशोरावस्था में लड़कियों की ऊर्जा आवश्यक लड़कों की तुलना में कम होती है। उसके साथ ही हम देखेंगे गर्भावस्था में महिलाओं का 300 किलो कैलोरी। ठीक है। गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी कैलोरी देनी चाहिए? 300 किलो कैलोरी का स्तनपान जब वो करानी है तो 550 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वो महिला गर्भवती है तो 300 कैलोरी उसको ऊर्जा देनी है, और अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो 550 किलोग्राम उसको एनर्जी देनी है। प्रोटीन की आवश्यकता का आकलन शरीर के वजन और आयु के हिसाब से भी किया जाता है। ठीक है। जितनी आपकी आयु, जैसी आपकी आयु वैसे ही आपको प्रोटीन। देखिए ये कुछ तत्व हैं, ठीक है, कि कितनी कैलोरी कौन से एज पे आपको देनी है। तो देखिए पोषक तत्व 0 से 6 महीने पे कितना देना है, 7 से 12 महीने पे कितना देना है, 103 ईयर पे कितना देना है। ठीक है। 4 से 6 साल पे के बच्चे को कितना देना है, 7 से 9 साल के बच्चे को कितना देना है, 10 से 12 साल के बच्चे को कितना देना है, और मेल को कितना देना है, और आपके फीमेल को कितना देना है। एडल्ट की बात करें तो कैलोरी देखिए 0 से 6 मंथ के बच्चे को कैलोरी 120 किलोग्राम देनी है केजी के हिसाब से, मतलब जितना उसका वजन है उसके हिसाब से उसको उतनी कैलोरी देनी है। और 7 से 12 साल के बच्चे में देखें तो आपको 100 कैलोरी देनी है। उसके आगे आपको 1200, 1500, 1800, 2100, 2500 से 3000 और 2200, इस तरीके से आपको उनको कैलोरी एज के हिसाब से देनी है। प्रोटीन देखिए छोटे बच्चे में आपको 2 से 3 या 2.8 तक आपको ग्राम तक आपको प्रोटीन देनी है। उससे बड़ा अगर 7 से 12 महीने की बात करें तो 1.5 से 1.8 तक आपको प्रोटीन बच्चे को देनी है। वहीं अगर 1 से 3 साल के बच्चे की बात करें तो 17 से 20 देनी है। ठीक है। 4 से 6 साल के बच्चे की बात करें तो 22 देनी है। इसी तरीके से आपको ये सारे आयरन, विटामिन B1, B2, विटामिन B9, विटामिन BC, विटामिन B12 है ना, विटामिन कौन सा आपका ये इंटरनेशनल यूनिट, अच्छा ये विटामिन A है, विटामिन A, विटामिन D। ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारा ग्राफ देखना है और इसको फॉलो करना है। देखिए
विटामिन B12 की बात करें तो 6 महीने तक के बच्चे को 0.2 देनी है, ठीक है। 12 महीने के बच्चे को भी 0.2 देनी है। 3 साल के बच्चे को आपको 0.5 से 1% 1 ग्राम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 7 से 12 साल के बच्चे को 0.5 से 1 ग्राम दे सकते हैं और अडल्ट को 1 से 2 ग्राम दे सकते हैं। इस तरीके से आपको विटामिन B12 देना है। अब हम बात करेंगे पोषक पदार्थों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो देखिए, लिंग, एज, शारीरिक आकृति, कार्य की प्रगति, गर्भावस्था, स्तनपान, इसके बाद आपका संक्रमण की उपस्थिति, आर्थिक स्थिति, पोषक शिक्षा तथा पोषण के प्रति जागरूकता, ठीक है। पोषण पदार्थ की आवश्यकता जो होती है वो आपके मेहनत के हिसाब से होती है। आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी क्या एज है ना, आप गर्भावस्था में हैं, आप बच्चे को दूध पिला रही हैं या आपको कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है ना, तो इस तरीके से आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पोषण पदार्थ को देना है, ठीक है। जैसा जिसका काम वैसे ही आपको उसको खान पान देना है। बैलेंस, संतुलित आहार की बात करेंगे तो ऐसा भोजन जिसके द्वारा समस्त पोषक तत्व समुचित मात्रा में शरीर को प्राप्त होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। मतलब आप प्रोटीन अपना प्रॉपर ले रहे हैं, आप आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब अपना शरीर के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है बैलेंस डाइट के, तो देखिए, संतुलित आहार में निम्न खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। इसमें मुख्य भोजन पदार्थ गेहूं, चावल, मोटा अनाज, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली सब्जियां जैसे आलू होते हैं। प्रोटीन पदार्थ दाल, फली, दूध से बनी पदार्थ, मांस, मछलियां आदि इसमें होते हैं। आहार को पकाने हेतु तेल, घी, अतिरिक्त कैलोरी हेतु शक्कर, गुड़, शहद होना चाहिए, ठीक है। आहार को पकाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद के सिद्धांत है, कुल कैलोरी में वसा की मात्रा 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। कुल कैलोरी में 15 से 20% प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन और वसा के बाद बाकी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए। इसमें पर्याप्त में रेशेदार पदार्थ होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिज, विटामिन और जल होने चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जल भी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, खनिज पदार्थ भी प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो भी आप फल खा रहे हैं उसमें रेशेदार और उसमें छिक्कल के साथ खाना चाहिए, ठीक है। कुल कैलोरी आपको 15 से 20% प्रोटीन से लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ सिद्धांत हैं। और आपका लास्ट जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है संतुलित आहार का, वो देखिए, संतुलित आहार बनाते समय व्यक्ति के उम्र, लिंग, कार्य की स्थिति, ग्रोथ की अवस्था, पसंद या नापसंद, धर्म या जाति का ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडल्ट के लिए भी सेम फूड बना दें, आप बच्चे के लिए भी सेम फूड बना दें, नहीं। आपको उनके एज के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से ही संतुलित आहार तैयार करना है। बैलेंस डाइट में फॉर डिफरेंट एज, ठीक है, विभिन्न आयु वर्गों में संतुलित आहार कैसे होगा, तो देखिए, इन्फेंट डाइट में 0 से 1 ईयर तक आते हैं जो इन्फेंट डाइट होती है। जो इन्फेंट वाले बच्चे आते हैं वो 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु के शरीर में वृद्धि तथा विकास तेजी से होता है। 6 माह की आयु तक 2 गुना हो जाता है, लगभग 1 साल के बाद 3 गुना हो जाता है। इसलिए शिशु को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा कैलोरी मिलना आवश्यक है। तो देखिए, 0 से 6 मंथ के बच्चे को 120 किलो कैलोरी बॉडी वेट के हिसाब से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से देना है। इस अवधि में माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोपरि आहार होता है। माता के द्वारा दूध का स्राव लगभग 6 ml होता है, ठीक है। 6 से 12 मंथ के बच्चे में 800 किलो कैलोरी डेली देना है। 13 से 14 ग्राम प्रोटीन डेली देना है 6 से 12 मंथ के बच्चे में। माँ के दूध में उनकी पूर्ति नहीं होती है, इनको पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक आहार देना जरूरी होता है। तो देखिए, 6 महीने का जो बच्चा होता है उसमें सारे पोषक तत्व माँ के दूध में अवेलेबल होते हैं, तो माँ के दूध ही उसके लिए सफिशियंट होता है। लेकिन 6 से 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें माँ के दूध से उसे प्रॉपर कैलोरी और प्रोटीन प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसे अलग से भी हमें पूरक आहार देना पड़ता है। वही स्तनपान, देखिए, स्तनपान जन्म से लेकर 6 माह तक कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर स्तनपान हर 3-3 घंटे में शिशु की आवश्यकता अनुसार रोने पर कराना चाहिए। एक बार में स्तनपान 20 मिनट तक प्रत्येक स्तन से 10 मिनट तक कराना चाहिए। मतलब आपको अगर स्तनपान करा रहे हैं तो हर 3 घंटे में आपको बच्चों को स्तनपान कराना है और एक बार में आपको 20 मिनट तक उसको लगातार स्तनपान कराना है। और आप बच्चा जब रोए तब भी आपको स्तनपान कराना है। स्तनपान के लगभग विशेषताएं, ठीक है। स्तनपान की विशेषताएं क्या हैं,
तो देखिए, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोपरि आहार होता है, ये तो आप सभी को पता है, सर्वोत्तम आहार होता है। शिशु को भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि मिलती है, शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है, समय की बचत होती है, दूध से होने वाले संक्रमणों से बचाया जा सकता है स्तनपान कराने से। स्तनपान से स्तन के दूध का तापमान शिशु के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, माता का शिशु से भावनात्मक लगाव हो जाता है, शिशु को संक्रमण रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, पाचन विकास की संभावना को कम करता है। 1 से 7 अगस्त सप्ताह जो है वो स्तनपान का सप्ताह मनाया जाता है। बैलेंस डाइट फॉर द मेल अडल्ट। अब हम मेल अडल्ट के बारे में बैलेंस डाइट का पढ़ेंगे। तो स्तनपान के मैं आपको कुछ बता दूं कि स्तनपान से माँ और बेटे का अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, स्तनपान कराते कराते माँ अपने बच्चे को क्या कर सकती है, उसका बॉडी का इंस्पेक्शन कर सकती है, उसकी बॉडी को चेक कर सकती है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई दाना तो नहीं बना हुआ। ठीक है, स्तनपान से बेबी के ब्रेन का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। स्तनपान कराने से माँ और बच्चे में बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो देखिए, इसके साथ ही लास्ट है एडल्ट के लिए डाइट कैसा होगा। तो 1 से 3 साल के बच्चे के लिए, 4 से 6 साल के बच्चे के लिए, 7 से 9 साल के बच्चे के लिए, 10 से 12 साल के बच्चे के लिए और एडल्ट के लिए, मेल हो या फीमेल हो। तो अनाज जो होगा वो 175 ग्राम देंगे आप 1 से 3 साल के बच्चे के लिए, 2 से 6 साल के बच्चे के लिए 270 ग्राम देंगे, 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 350 ग्राम देंगे, है ना। 10 से 12 साल के बच्चे के लिए 400 ग्राम देंगे, एडल्ट के लिए 450 ग्राम देंगे, जो कि आपको अनाज देना है। दालें आपको देना है 135 ग्राम, 350 ग्राम, 40 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसे करके आपको दालें देनी है। पत्ती हरीदार सब्जियां आपको एज के हिसाब से ऐसे ही देनी है, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम और 40 ग्राम। अन्य सब्जियां आपको 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम और 70 ग्राम। कंदमूल 10 ग्राम, 20 ग्राम, 250 ग्राम, 30 ग्राम और 60 ग्राम। ठीक है, दूध देंगे आप 300 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 240 ग्राम और 200 ml। बसा देंगे 115 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml और 45 ml। शक्कर व गुड़ देंगे 30 ml, 40 ml, 40 ml, 45 ml और 35 ml। इस तरीके से आप इनके एज के अकॉर्डिंग इनको सारी जो ये आपके अनाज हैं उनको देंगे। बैलेंस डाइट फॉर फीमेल एडल्ट। ठीक है, फीमेल एडल्ट के लिए कैसे देंगे। तो देखिए, फीमेल एडल्ट में प्रेग्नेंट वूमन और लैक्टेटिंग वूमन दोनों का अलग अलग होता है। आप नॉर्मल फीमेल है, ना वो लैक्टेटिंग है, मतलब ना वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ना ही वो प्रेग्नेंट है, तो आप ये वाली वैल्यूज़ देंगे उनको। ठीक है, और अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, प्रेग्नेंट है लेकिन दूध नहीं पिला रही है, तो ये वाली वैल्यूज़ देंगे आप उनको। और अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो आप ये वाली वैल्यूज़ देंगे। देखिए, अनाज जो है वो 440 ग्राम देंगे। ठीक है, किसको, नॉर्मल फीमेल को। और वहीं अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो 475 ग्राम देंगे, लैक्टेटिंग मदर है तो 500 ग्राम देंगे। दालें 45 ग्राम देंगे, और प्रेग्नेंट है तो 65 ग्राम देंगे, और लैक्टेटिंग मदर है मतलब अगर वो दूध पिलाती है तो 85 ग्राम देंगे। पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम देंगे, और प्रेग्नेंट है तो भी 100 ग्राम देंगे, और अगर लैक्टेटिंग मदर है तभी भी 100 ग्राम देंगे। अन्य सब्जियां 40 ग्राम देंगे, 40 ग्राम देंगे, 40 ग्राम देंगे, जो मतलब तीनों कंडीशन में सेम देंगे। कंदमूल 50 ग्राम देंगे, 50 ग्राम देंगे, 50 ग्राम देंगे। ठीक है, उसके बाद दूध 150 ग्राम, लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो 250, और लैक्टेटिंग है तो भी 250 ml देंगे, है ना। बसा जो है वो 25 ml, 35 ml, मतलब लैक्टेटिंग वाली मदर को सबसे ज़्यादा बसा दी जाती है। शक्कर और गुड़ जो है वो 20 ग्राम, 30 ग्राम और 60 ग्राम। इस तरीके से आप एडल्ट फीमेल का बाइफर्फिकेशन करेंगे कि नॉर्मल फीमेल को कितनी देनी है, प्रेग्नेंट वाली को कितनी देनी है, और लैक्टेटिंग वाली को कितना देना है। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई कंप्लीट, जो कि आपकी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कर दी गई है। प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।